अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं और हम जातीय जनगणना करा कर रहेंगे। हिंदुत्व का कार्ड खेला कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, ताकि देश में ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जो अछूत हैं। जातीय आंकड़े हैं वो केवल 1931 की जो जनगणना हुई थी वहीं से आज भी मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिसकी जनसंख्या तो मात्र मुट्ठी भर है, लेकिन देश के जो सारे संसाधन हैं उन पर अधिकार केवल उन्हीं लोगों। बीजेपी के जो सांसद थे गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव, इन्होंने जाति जनगणना की वकालत की थी कि अगर ओबीसी एससी की अनदेखी की गई तो बीजेपी ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकती। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि उनका यह बयान तब आता है जब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम देश में जाति जनगणना कराकर रहेंगे, और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। मतलब चाहे कांग्रेस को नुकसान हो या फ़ायदा हो, कुछ भी हो, हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। तो जो जातीय जनगणना की बात कराने की बात कह रहे थे कांग्रेस के नेता, तो इसी के जवाब को काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक हिंदुत्व का कार्ड खेला, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर हम इकट्ठे रहेंगे, अगर हम जातियों में ना बटकर एक रहेंगे, हिंदू बन के रहेंगे तो हम एक रहेंगे, तो हम नेक रहेंगे, अन्यथा हम ऐसे ही काटे जाएंगे जैसे कि बांग्लादेश में हुआ। की वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहले समझेंगे कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है और इस जातीय जनगणना से किसको क्या फायदा हो सकता है। और दूसरा जो अहम बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि देश में जातीय जनगणना का क्या इतिहास रहा है, और आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई थी उसमें जात का जो कॉलम था उस कॉलम को क्यों हटा दिया गया। और तीसरा जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि ओबीसी को आरक्षण 27% ही क्यों दिया गया, जबकि जनसंख्या मंडल कमीशन के अनुसार 52% थी, फिर भी इन्हें 27% का आरक्षण ही क्यों दिया गया। जो चौथे अहम बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि बीजेपी को या आरएसएस को जातीय जनगणना से डर क्यों है, ये लोग जातीय जनगणना कराना क्यों नहीं चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि देश में जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। अगर देश में जातीय जनगणना होती है तो इससे यह पता चलेगा कि आज के आधुनिक भारत में भी समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जो पिछड़ेपन का शिकार है और सरकार की योजनाओं का लाभ उसे अभी भी नहीं मिल पा रहा है। जातीय जनगणना के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। तो इसी में पता चलेगा कि कौन सा वर्ग है जो पिछड़ेपन का शिकार है, और सरकार की जो योजनाएं होंगी वो इन्हीं लोगों के लिए इस हिसाब से बनाई जाएंगी कि इन लोगों को जो पीछे रह गए हैं उन लोगों को आगे लाया जा सके। तो जो विपक्ष का तर्क है और जो लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में है उनका यही कहने का मतलब है। और अगर गणना में जो वर्ग पिछड़ा पाया जाएगा, जो लोग पीछे पाए जाएंगे, उन लोगों को आरक्षण के माध्यम से या और किसी योजनाओं के माध्यम से आगे लाने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष का तर्क जो जाति जनगणना के पक्ष में है वो इसीलिए है कि गणना कराइए और इससे पता कीजिए कि कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है। और अब जो दूसरा बिंदु है उस पर बात करते हैं कि जाति जनगणना का क्या इतिहास रहा है। इससे पहले जाति जनगणना कब हुई थी और इसके बाद आज़ादी के बाद भारत में जाति जनगणना क्यों नहीं हो पाई और क्यों जाति का कॉलम जनगणना से हटा दिया गया। भारत में जनगणना की शुरुआत तो 1872 से हुई थी, लेकिन वो जनगणना संपूर्ण भारत की नहीं हुई थी, लेकिन संपूर्ण भारत से जो ऑफिशियल जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 से। जब 1881 से जनगणना शुरू हुई थी तो उसी समय से जब अंग्रेज जनगणना कराते थे तो उसमें वो एक कॉलम जाति का रखते थे। तो उससे पता चल रहा था कि देश में ऐसी कौन कौन सी जातियाँ हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जो अछूत हैं, और वो समाज में उस स्थिति को नहीं पा रही थी जिस स्थिति में एक इंसान को रहना चाहिए। तो इसीलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने जाति जनगणना कराई थी, और आखिरी बार जात आधारित जनगणना के आंकड़े जो मिलते हैं वो 1931 की जो जनगणना हुई थी वहां से मिलते हैं।
क्योंकि 1941 में तो जनगणना हुई थी, जाति जनगणना ही हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से वो आंकड़े सामने नहीं आ पाए थे। 1941 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े प्रसारित नहीं किए गए थे। तो जातीय आंकड़े हैं वो केवल 1931 की जो जनगणना हुई थी वहीं से आज भी मिलते हैं। और इसीलिए आज जो विपक्ष है, इसलिए आज जिन लोगों का तर्क जातीय जनगणना के पक्ष में है, उनके कहने का मतलब है कि 1931 में जनसंख्या जितनी थी आज लगभग उससे 100 करोड़ ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। और जो भी योजनाएं होगी तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में बनाइए, आज की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से बनाइए, ना कि 1931 का डाटा लेकर हम आज भी कोई भी योजनाएं बनाएं। आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी और उस जनगणना से जात का कॉलम हटा दिया गया था। मतलब कि जनगणना तो हुई थी लेकिन वो जनगणना जात आधारित जनगणना नहीं थी, क्योंकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो जात आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर जात जनगणना होती है तो समाज में विभाजनकारी स्थिति पैदा होगी। क्योंकि यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे कि देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिसकी जनसंख्या तो मात्र मुट्ठी भर है, लेकिन देश के जो सारे संसाधन हैं उन पर अधिकार केवल उन्हीं लोगों का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि लोगों को अपनी जनसंख्या के बारे में हकीकत पता चले और लोग अपना अधिकार मांगे। अब बात करते हैं कि 1951 से लेकर 2011 तक जनगणना तो होती रही, लेकिन वो जनगणना जात आधारित नहीं थी। लेकिन 2011 में कांग्रेस सरकार ने जात जनगणना तो नहीं कराई थी, लेकिन उन्होंने एक सर्वेक्षण कराया था जो सामाजिक, शैक्षणिक और जात के आधार पर था। तो कांग्रेस ने जो सर्वेक्षण कराया था उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज तक प्रसारित नहीं हो पाई है और लोगों को सही आंकड़े आज तक भी नहीं मिल पाए हैं। जब कांग्रेस से कहा गया कि जात आधारित जो आंकड़े हैं उनको सामने लाइए और उस रिपोर्ट को पब्लिश कीजिए, उस रिपोर्ट को सामने लाइए, तो उन्होंने कहा था कि यह रिपोर्ट सही नहीं है और ये आंकड़े सही नहीं है। इन लोगों के हिसाब से तो देश में लगभग ओबीसी की 4 लाख जातियां बन गई थी, लेकिन यह आंकड़े सही नहीं थे और ये आंकड़े आज तक भी सामने नहीं आ पाए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आज सरकार में बैठे हैं भाजपा के लोग, वो किसी समय जाति जनगणना के पक्ष में थे। 2011 में बीजेपी के जो सांसद थे गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव, इन्होंने जाति जनगणना की वकालत की थी। ये लोग जाति जनगणना कराने की बात कह रहे थे, लेकिन उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो उनके तत्कालीन गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, वो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थे। तो ये समझने वाली बात है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं होते हैं, जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो जाति जनगणना के पक्ष में होते हैं। यही बीजेपी है जो विपक्ष में थी उस समय तो ये जाति जनगणना के पक्ष में थी, इनके सांसद जाति जनगणना की बात कराने की बात कह रहे थे, लेकिन जब आज ये सत्ता में बैठे हैं तो आज ये जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। ये लोग आज यह कह रहे हैं कि अगर कटेंगे तो बटेंगे, मतलब कोई अपना अधिकार मांगे, कोई अपनी जनसंख्या अगर कोई सही से अपनी जनसंख्या पता लगाने की कोशिश करे तो ये कह रहे हैं कि इससे समाज में विभाजनकारी स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन इसमें यह समझने वाली बात है कि केवल ओबीसी के ही आंकड़े नहीं आ रहे हैं, जबकि एससी एसटी के आंकड़े हर बार जनगणना में आते हैं। जाति जनगणना विभाजनकारी स्थिति है, जब इस जनगणना से विभाजनकारी स्थिति पैदा होगी तो एससी एसटी के आंकड़े क्यों बाहर आ रहे हैं। तो यह समझने वाली बात है कि कोई भी सत्ता पक्ष में हो, वो लोग ओबीसी के आंकड़े इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% नहीं है, वो जनसंख्या कम से कम 65% है देश में। अगर ये लोगों को पता चल जाएगा तो लोग आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे। इसलिए कोई भी सत्ता में हो वो ओबीसी की गणना नहीं करेगी। यह मूल कारण है जो ओबीसी की जनगणना अभी तक नहीं हो पा रही है। अब बात कर रहे हैं तीसरे बिंदु पर। ओबीसी की जनसंख्या तो 1931 के डाटा के अनुसार 52% है, लेकिन उस जनसंख्या को, उन लोगों को, उस वर्ग को आज भी 27% ही आरक्षण क्यों मिल रहा है। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि 27% ही ओबीसी को आरक्षण क्यों मिला है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको हम बीपी मंडल के नाम से जानते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। आयोग का काम था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने का। इस आयोग का नाम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग SCBC था। इस आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ओबीसी की जो आबादी है वो 52% है।
मंडल आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ओबीसी की जो आबादी है वो 52% है, और यह 52% की जो आबादी है वो हमें पता चलती है जो 1931 की जनगणना हुई थी उससे पता चलता है कि जो ओबीसी की आबादी है वो 52% है। तो 52% की ओबीसी की आबादी के लिए जो डाटाबेस था वो था 1931 की जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से था। इस रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी बाहर निकल के आई थी कि जिनकी आबादी 52% है उनकी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मात्र 12.5% है, और जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, जो टॉप के अधिकारी हैं, उसमें ओबीसी की हिस्सेदारी मात्र 4.7% ही है। तो इस रिपोर्ट ने पूरे भारतवर्ष में एक भूचाल ला दिया था कि देश में जो आबादी आधे से अधिक है उस आबादी का प्रतिनिधित्व मात्र 12.5% और 4.5% के करीब है। इस रिपोर्ट की वजह से ही जो बीपी मंडल कमीशन था उसने कुछ अनुशंसाएं दी थी, और इन्हीं अनुशंसाओं में एक थी 27% आरक्षण की बात। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो ओबीसी देश में आधे से अधिक जनसंख्या में है उसकी तो हिस्सेदारी मात्र 12.5%, केवल 4.5% थी, जबकि एक तबका ऐसा था जिसकी जनसंख्या मात्र 15 से 20% थी, उसकी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी लगभग 80% थी, और टॉप ब्यूरोक्रेसी में वही लोग लगभग 90% वही लोग बैठे थे। इसीलिए आज भी देखा जाए तो परिवर्तन तो हुआ है लेकिन उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। जो सरकारी नौकरियां हैं, जो शैक्षणिक स्थिति है, उसमें हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। इसीलिए जो लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं उनके कहने का मतलब है कि आंकड़े को सामने लाया जाए और इससे हमें पता चले कि हमारी संख्या कितनी है, और इससे है पता चले कि किस जाति की कितनी संख्या है, और सरकारी नौकरी और जितने भी देश के संसाधन हैं उसमें अभी भी किसकी कितनी हिस्सेदारी है। उसी समय तभी एक दलित नेता मान्यवर कांसीराम जी हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंडल कमीशन से यह बात सामने आ चुकी थी कि आज भी एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा तबका ऐसा है, संख्या तो देश में आधे से अधिक है, लेकिन देश के संसाधनों पर इसमें उनकी हिस्सेदारी केवल नाम मात्र की है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब मंडल आयोग को यह बात पता थी कि देश में जनसंख्या ओबीसी की 52% है, फिर भी 27% का ही आरक्षण क्यों दिया गया था? जो 27% ही आरक्षण देने की बात थी वो उसके पीछे एक वजह थी। MR बालाजी वर्सेस मैसूर स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में जो आरक्षण की स्थिति होगी, देश में जो आरक्षण की सीमा होगी वो 50% को पार नहीं करेगी। मतलब कि 50% की सीमा, मतलब 50% से अधिक देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए मंडल आयोग ने केवल 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी, क्योंकि उस समय की स्थिति में केवल 27% ही आरक्षण दिया जा सकता था। जब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था हुई थी उससे पहले एसटी के लिए 7.5% का आरक्षण निर्धारित था और एससी के लिए 15% आरक्षण पहले से ही निर्धारित था। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 22.5% आरक्षण मिलता है। अब 50% की सीमा अब 50% की सीमा पार ना हो, इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, जो तीनों का कुल मिलाकर 49.5% बनता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसीलिए 50% की सीमा ना टूटे, इसीलिए ओबीसी को 27% ही आरक्षण दिया गया था। अब आखिरी पॉइंट को समझते हैं कि बीजेपी को जाति जनगणना से परेशानी क्यों है, बीजेपी या आरएसएस को जाति जनगणना से डर क्यों लग रहा है। तो इसके पीछे है बीजेपी की ही एक वजह, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लागू किया था, जिसमें जो अपर कास्ट के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमजोर अपर कास्ट है उसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब इसमें एक बात समझने वाली बात है, जो 10% का आरक्षण EWS के माध्यम से था उसमें केवल अपर कास्ट के ही लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई भी गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, ओबीसी, SC, ST का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है।
तो यह बात एक ध्यान देने वाली है, बीजेपी ने किस चालाकी के साथ खेल किया कि देश में जनसंख्या 15% है अपर कास्ट की, उसको 10% आरक्षण देकर सेव कर दिया। अब जब 10% बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू कर दिया तो बीजेपी ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि 50% की सीमा पार नहीं कर सकता है आरक्षण, तो बीजेपी ने इस सीमा को तोड़ दिया और यह आरक्षण जो है वो 50% की सीमा को तोड़ गया था ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ था। अब अगर जाति जनगणना होती है तो उसमें ओबीसी की जनसंख्या है वो जाहिर सी बात है बढ़ के आएगी, क्योंकि 1931 के डाटा के अनुसार ही तो 52% थे, लेकिन 1931 के बाद आज 2024 चल रही है तो जाहिर सी बात है ओबीसी की जनसंख्या जो है वो लगभग 60 से 65% के बीच में हर हाल में होगी। जनसंख्या 60-65% होगी तो ओबीसी के लोग हैं वो आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे और उसमें सरकार यह भी नहीं कह पाएगी कि 50% की सीमा है, क्योंकि 50% की सीमा तो तुम खुद ही तोड़ चुके हो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर। इसीलिए बीजेपी जो जातिगत आंकड़े हैं ओबीसी के वो सामने नहीं ला पाएगी और बीजेपी जो है वो केवल एक ही कार्ड खेलेगी, हिंदुत्व का। वो लोगों से यही कहेगी कि अरे जातियों में क्या रखा है, जातियों में क्यों बंटना है, जातियों में क्यों जाना है। हम बात कर रहे हैं ना, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं। बात हिंदू या हिंदुत्व की नहीं है, बात है लोगों के अधिकारों की, बात है ओबीसी के अधिकारों की, क्योंकि बीजेपी कभी भी ओबीसी के अधिकार नहीं देना चाहेगी। बीजेपी के लोग या बीजेपी अभी ये तर्क देंगे बाद में कि नहीं हम तो इसके पक्ष में, हम तो ओबीसी के लोगों के पक्ष में है, हमने नीट में आरक्षण लागू किया था ओबीसी का। बात यह है कि नीट में लागू किया था, अच्छी बात है, लेकिन जो तुम सरकारी नौकरियों में हमारे हिस्सेदारी खा रहे हो, हमारे अधिकार ले रहे हो, इसके बाद जो शैक्षणिक क्षेत्र में हमारे अधिकार ले रहे हो उसका क्या है। कुछ जगह पर देने से सारे अधिकार तो नहीं तुम्हें दे दिए जाएंगे। अब हिंदुत्व की कीमत केवल ओबीसी ही थोड़ी चुकाएगा। अगर हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है तो उसकी जिम्मेदारी सब लोगों को लेनी चाहिए, लेकिन किसी का अधिकार लेकर अगर हिंदुत्व को कैसे बढ़ाया जाएगा। ओबीसी को उसके अधिकार दो, बात हिंदुत्व की करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदुत्व का उत्थान केवल ओबीसी के अधिकारों पर चढ़कर लोगे, ऐसे कैसे होगा। अगर यह बात तुमने करके दिखाई है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग ओबीसी एससी के 19,000 पदों को तुमने जनरल वालों को दे दिए। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ही कहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण के मामले में गड़बड़ तो हुआ है, इसीलिए उन्होंने नई लिस्टें बनाने के लिए कही थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो हिंदुत्व की बात कहकर जो ओबीसी के, जो एससी के जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, और बीजेपी वाले इसीलिए उग्र हिंदुत्व के बयान देंगे। वो कहेंगे इसी तरह से कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और दूसरी चीज है, ये हिंदुत्व की ओर अभी और बोलेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने इनको एक सीख दे दी है कि अगर ओबीसी एससी की अनदेखी की गई तो बीजेपी ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकती है। उत्तर प्रदेश ने इन्हें यह सीख बहुत ही अच्छी तरह से दे दी है, क्योंकि बीजेपी की जो 240 सीटें आई हैं, जो वो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए हैं, उसमें एक मुख्य कारण उत्तर प्रदेश ही रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने जो कहा था कि बीजेपी जो है वो आरक्षण खत्म करने वाली है, मुद्दा विपक्ष को दिया किसने, बीजेपी ने ही दिया। इन्होंने कहा 400 पार। इन्हीं के कुछ सांसद बाहर निकल के आए जो कह रहे थे कि अगर हमें 400 सीटें दिलवा दो, हम संविधान में ही बदलाव कर देंगे, हम आरक्षण में संशोधन करेंगे। तो यह बात समझने की है कि जिस वर्ग को, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, इस वर्ग को अपने अधिकार जो मिले हैं वो केवल संविधान के माध्यम से ही मिले हैं। इन लोगों के लिए चाहे गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, जो भी इनके लिए पुस्तक है वो संविधान ही है और संविधान ही रहेगी, क्योंकि इनके जो अधिकार मिले हैं वो इसी के वजह से मिले हैं, संविधान की ही वजह से। इससे पहले इनकी क्या स्थिति थी वो सब जानते हैं। इसीलिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी और ना ही आरएसएस चाहेगा कि देश में कभी भी जात आधारित जनगणना हो और लोगों को अपनी स्थिति का पता चले। और यह भी है कि बीजेपी जो है वो सीधे निगलेक्ट नहीं करेगी, सीधे आके बयान नहीं देगी कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। वो केवल बात को टालेगी, क्योंकि जो अभी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका बयान तो यही कह रहा है, उनके कहने का उद्देश्य जो है वो यही है। वो कह रहे हैं कि नहीं हम जाति जनगणना तो कराएंगे, लेकिन सही समय आने पर कराएंगे। अब सही समय कब आएगा
ये तो केवल एक टहलाने वाली ही बात है। और यह एक बात सोचने वाली ये बात है कि 2021 में जनगणना होनी थी, वो जनगणना आज 2024 में भी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? 2021 में कोरोना था, बात सही थी, सारे काम ठप हो गए थे। लेकिन 2021 के बाद क्या चुनाव नहीं हुए? 2021 में ही पंचायत चुनाव हुए, इसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव हुए, इसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुए। लेकिन चुनाव तो सारे होंगे, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, लेकिन जनगणना नहीं होगी। क्योंकि जनगणना अगर हो गई तो विपक्ष मुद्दा उठाएगा कि जाति जनगणना कराओ। अब जाति जनगणना जब होगी तो इन लोगों को समस्या होगी, क्योंकि ये लोग अधिकार खाए बैठे हैं। तो इसीलिए ये लोग इस पर बात ही नहीं करेंगे।